मेहनत करता है, पर उसकी फसल जानवरों से खराब हो जाती है। हर साल यही होता है, मेहनत करता हूँ पर जानवर सब नष्ट कर देते हैं। रामू का बेटा चिंटू पास आता है, पानी देता है। बाबा, पानी पी लो, आप बहुत थक गए हो। थकान तो तब होगी जब खेत से कुछ मिले, बेटा। चलो इस बार बिजुका लगाकर देखते हैं। कहते हैं इससे जानवर दूर रहते हैं। रामू पुराना बिजुका बनाकर खेत में लगाता है। अब से तू मेरा खेत बचाएगा, बाबा बिजुका। वाह, कोई जानवर नहीं आया, ये कैसे? मैं तेरे खेत का रखवाला हूँ। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं बिजुका हूँ, डर मत, मैं तेरा दोस्त हूँ। तुम सच में बोल सकते हो? जब किसान दिल से मेहनत करता है तो धरती उसके लिए जादू करती है। अब मुझे अकेलापन नहीं लगेगा। मैं तेरे लिए जागता हूँ, बस अपने खेत की इज्जत करना। रामू की फसल इस साल कमाल की है। कुछ तो जादू है इसमें। मेहनत और ईमानदारी से काम लिया है। ये बिजुका तो मुझे भी चाहिए। अगर ये बिजुका सच में काम करता है तो इसे मैं चुरा लूंगा। कुलवंत, ये खेत रामू का है, तू नहीं छू सकता। ये सच में जादू है। कुलवंत कुछ बड़ा करेगा। रामू, डरने की जरूरत नहीं, हम सही हैं। बाबा, बिजुका सच में बोलता है? हाँ बेटा, और वो हमारा दोस्त है। रामू को सबक सिखाना होगा। बिजुका चुराना है। बाबा बिजुका, सावधान रहना होगा। मैं तेरी रक्षा करूंगा, तू बस मेहनत करता रह। कुलवंत अपने 2 गुर्गों के साथ खेत में पहुंचता है। चारों ओर अंधेरा। बिजुका खामोश खड़ा है। ये रहा बिजुका। ये क्या सच में जादुई है? बकवास बंद करो। जल्दी से इसे उतारो। जैसे ही वे बिजुका के पास जाते हैं, अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। हवा तेज चलने लगती है। मैं रामू की रक्षा के लिए बना हूँ, पीछे हटो वरना पछताओगे। बिजुका जोर से हल्ला करता है, बिजलियां चमकती हैं और गुर्गे भाग खड़े होते हैं। कुलवंत गिर जाता है और डर के मारे भागता है। बाबा बिजुका, क्या हुआ था रात को? कुलवंत आया था, लेकिन मैं उसे भगा दिया। तू फिक्र मत कर बेटा। तू सच में मेरा भगवान है। उस बिजुका में जरूर कोई जादू है। मैं किसी भी हालत में उसकी ताकत हासिल करूंगा। मुझे एक बोलता हुआ बिजुका मिला है। उसकी ताकत चाहिए मुझे। मैं कुछ भी सह लूंगा, बस उसकी शक्ति चाहिए। आधी रात को कुलवंत तंत्र मंत्र करता है।
एक काली शक्ति खेतों में फैल जाती है। तभी बिजुका जलने लगता है और वह एक दिव्य रूप ले लेता है, देव बिजुका। कुलवंत, तूने अंधकार का सहारा लिया और एक सच्चे किसान को सताया। देव बिजुका शाप देता है, अब तेरी जमीन कभी हरी नहीं होगी। तू मेहनत करेगा लेकिन फसल नहीं उगेगी। कुलवंत चीखता है और जमीन पर गिर जाता है। एक वृद्धा सावित्री अपने आंगन में बैठी मृत पति, बेटे और बहू की तस्वीर पर हाथ फेर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव के बच्चे खेल रहे थे, लेकिन कोई उसके पास नहीं आ रहा था। सावित्री, तुम अकेली अकेली क्यों बैठी हो? चलो हमारे साथ कुछ देर बातें करो। अब कहानी सुनाने का वक्त कहाँ है, माँ? मेरी खुद की जिंदगी ही एक कहानी बन गई है। सुबह सुबह सावित्री बाल्टी लेकर तालाब पर जाती है। पानी भरने जाती ही गांव का शंभू उसे रोकता है। सावित्री, तुम तालाब से पानी नहीं ले सकती। तुम्हारी छाया अशुद्ध है। मैं इस गांव का सदस्य हूँ, मुझे भी पानी लेने का अधिकार है। मैं तुम्हें पानी नहीं लेने दूंगा। तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार नष्ट हो गया। सावित्री गुस्से और दुख में सीधे गांव के प्रधान प्रताप सिंह के घर चली जाती है। प्रधान जी, मुझे तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं है, यह अनुचित है। तुम शापित हो, तुम्हारे कारण गांव में दुर्भाग्य आएगा। गांव में कोई भी सावित्री की सहायता के लिए आगे नहीं आया। हम जमीन मालिक के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हम जमींदार की बात नहीं मानेंगे तो जमींदार हमें गांव से बाहर निकाल देगा। निराश होकर वह गांव छोड़कर चला गया। वहां एक लंबे बालों वाले साधु महादेव बाबा आए। माँ, तुम क्यों रो रही हो? सावित्री ने कांपती आवाज में पूरी घटना बता दी। माँ, तुम घर जाओ, मैं रात को आऊंगा। जब सावित्री घर लौटी तो उसने बंद कमरे से रोशनी आती देखी। उसने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर एक विशाल रेगिस्तान देखा। वह हैरान है। यह कैसे संभव है? तभी ज्योति से महादेव बाबा प्रकट हुए। चिंता मत करो माँ, मेरे साथ आओ। सावित्री झिझकते हुए साधु के पीछे चली गई। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़ी झील के पास पहुंचे। कितनी सुंदर झील है, क्या यह सच है? जाओ माँ, अपनी प्यास बुझाओ। सावित्री ने जल पिया और साधु को धन्यवाद दिया। आज से यह झील तुम्हारी है। कुछ दिनों के बाद गांव वाले खुद ही आपके पास आ जाएंगे, तब उन्हें न्याय सिखाया जाएगा। अगली सुबह गांव वाले तालाब से पानी लेने आए, लेकिन उसे पूरी तरह सूखा देखकर हैरान रह गए। हमारा तालाब सूख गया है, इस बार हम क्या करेंगे? प्रताप चिंतित हो गया। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, वहाँ एक साधु है, चलो उसके पास चलें। गांव वाले और मुखिया महादेव बाबा के पास गए। महाराज, हमारे गांव का तालाब सूख गया है, हमें बचाइए। आपका पानी अब रेगिस्तान में है। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हारा गांव एक प्यासे आदमी के अभिशाप के अधीन है। हर बार जब आप पानी को छुएंगे तो वो किसी और चीज का रूप ले लेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। जाओ, उसके पास जाओ। गांव वाले सावित्री के घर गए, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से झांका और एक रहस्यमयी रोशनी देखी। गांव वालों ने दरवाजा खोला और अंदर घुसे तो तुरंत ही खुद को रेगिस्तान में पाया। हमारे सामने विशाल झील थी, जिसके किनारे सावित्री बैठी हुई थी। यह हमारा तालाब है। सावित्री, तुमने तो जादू कर दिया। जब मैं प्यास से तड़प रहा था तो कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया। अब तुम्हें प्यास लगी है तो क्या तुम समझते हो कि कैसा लगता है? प्रताप सिंह ने झील का पानी छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जल गया। सावित्री, कम से कम गांव वालों को पानी तो पीने दो, नहीं तो सब मर जाएंगे। गांव वालों ने लज्जित होकर हाथ जोड़कर सावित्री से क्षमा मांगी। तभी महादेव बाबा रंग बिरंगी रोशनी में प्रकट हुए। मैंने सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि कोई भी शापित नहीं है। सावित्री ने अपना परिवार खो दिया, उसका क्या दोष है? लेकिन तुमने उसके साथ अन्याय किया है। गांव वाले शर्मिंदा थे। हमने बहुत बड़ी गलती की है महाराज। गलत को सही करने का केवल एक ही तरीका है, सावित्री को उसका सम्मान वापस दिलाना। गांव वाले सावित्री को लेकर गांव लौट आए। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए, तालाब वापस आ गया। सावित्री की आंखें खुशी से भर आईं।